हेलो दोस्त, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए कि ये जो आपका चैनल है ना, ये चैनल का ये जो PDF है इसका डायरेक्शन क्लास के नाम से टेलीग्राम है। इस पर इसका PDF हम डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग PDF निकाल करके रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद क्या क्वेश्चन MCQ इसका हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे इसका MCQ लाएंगे। उससे क्या होगा, आपका जो हम ये कराएंगे उसके बाद जो उसका डिस्कशन होगा उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते रहेगा। चलिए आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है कि देखिए कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता अरुण, इंद्र, नास्तिय, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशन नगर विदिशा गुरु स्तंभ में प्राप्त होता है। तो देखिए कि जो मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण सर्वप्रथम यमन राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस के वेशन नगर विदिशा गुरु स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो देखिए कि सर्वप्रथम विरदुच का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खादान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से मिलती है हमें। जो हुनों ने आक्रमण किए थे भारत पे, उसका किस स्तंभ से हमें प्राप्त होती है? किस स्तंभ से प्राप्त होती है? स्तंभ से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। जो सातवाहन राजा थे उसका जो पूरा इतिहास लिखा गया है, अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम के बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम के कपड़े बुने जाते थे, उनकी श्रेणी की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो किससे होती है? मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो बुर्ज होम से गड्ढा का मतलब क्या होता है? गड्ढा का घर साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। तो इनसे उतरने की सीढ़ियाँ होती थी। जो ये जो गड्ढे का घर थे, इनसे उतरने की सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते, जो कुत्ते पालते थे मनुष्य, उसके साथ उसको भी क्या करते थे? दफना देते थे उसी के साथ। अब देखिए कि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। जो प्राचीन सिक्के है उसे क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी साहित्य में कर्षापन कहा गया है। इसे क्या गया? कर्षापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था। किसने किया था? यमन शासकों ने किया था। अब देखिए कि महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद क्या है? एवल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश ईशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। तो देखिए कि अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेख का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। तो समुद्रगुप्त
कि बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो जो समुद्र के सिक्के थे उस पे बिना बजाते हुए देखा गया है। इस सिक्के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या क्या थे, संगीत के बहुत प्रेमी थे। कि अरिक्केमु अरिक्केमेडु पुडुचेरी के निकट है। अरिक्केमेडु कहाँ है? पुडुचेरी के निकट है। से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। इससे क्या प्राप्त हुए? रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार बोला जाता है सुवर्ण भूमि को, मलाया स्वर्ण द्वीप बोला जाता है, कंबोडिया कंबोज बोला जाता है, जावा यह द्वीप से स्थापित हुआ था। तो आप देखिए कि भारत के उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती थी? उत्तर भारत के मंदिर की जो कला शैली थी वह क्या कहलाती थी? नागर शैली। एवं दक्षिण भारत के जो मंदिर थी वो क्या कहलाती थी? द्राविड़ शैली कहलाती थी। तो दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः वेशर शैली कहलाती थी। तो देखिए कि पंचायतन शैली होता है ना, जिसके ये मंदिर है, अब इसके चारों साइड से क्या मंदिरों से घिरा हुआ होता है। पंचायतन शैली में एक बीच में मंदिर होता है और उसके चारों साइड से मंदिर से घिरा हुआ होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। तो आप देखिए कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर है और इसके 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। तो मंदिरों से घिरा होता है। तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कंतारिया का महादेव मंदिर खजुराहो में जो है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए कि अपने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को तीन प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का विभाजन, तो प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरी और प्री हिस्टोरी 3 पार्ट में किया गया है। तो देखिए कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो देखिए कितने 3 पार्ट में बांटा गया। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्री हिस्टोरी और दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरी और तीसरा होता है हिस्टोरी। 3 पार्ट में बांटा गया है। तो आप देखिए कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, मैंने जिस काल में ये घटना हुआ था उस काल में क्या मनुष्य ने क्या क्या नहीं लिखा था? घटना क्या क्या था? नहीं लिखा था। तो जिस घटना को हम लोग नहीं लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो आप देखिए कि प्रोटो हिस्टोरी आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हम क्या के लिखा हुआ मिला लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके। क्या वो लिखा हुआ मिल गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, ना हम पढ़ सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जैसे कि मानव विकास की पहले क्या तो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस से फिर क्या कि हम लोग आग जलाना सीखे, उसके बाद धीरे धीरे क्या शिकार करना सीखे, उसके बाद क्या कि हम लोग खेती करना सीखे। तो धीरे धीरे ये जो हम क्या विकसित होते गए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब देखिए ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000 वर्ष या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो कि पूर्व पाषाण या पुरापाषाण में जो मानव की जीविका थे, जीने का आधार था, वो सब क्या था? वो शिकार था। तो शिकार के द्वारा क्या करते? तो मानव मनोरंजन का भी साधन क्या था? लोग का शिकार था। तो शिकार करते थे तो लोग को क्या मिलता था? मनोरंजन होता था। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए गाना सुनते हैं या कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए क्रिकेट सॉन्ग सुनते हैं, किसी पार्टी में भाग लेते हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं, यही क्या मनोरंजन का साधन है। उस तरह क्या था? पूर्व पाषाण काल में मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में हुआ है। एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो देखिए कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, माने कि मनुष्य अस्थायी रहना किस काल में आरंभ किए थे? नवपाषाण काल में आरंभ किए थे। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया था। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने क्या किए थे? अस्थायी रहना प्रारंभ किए थे और कुत्ता पालना स्टार्ट किए थे। तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया किस काल में किया था? नवपाषाण काल में किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी मनुष्य क्या था? कुल्हाड़ी बनाया था कब?
नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। और प्रागैतिहासिक कृषि का भी आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक काल का जो अन्न उत्पादक स्थल है वो कहाँ है? मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं थी। तो कृषि के लिए सबसे अपनाई गई फसल क्या थी? गेहूं थी। एवं जो थी लेकिन जो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल था। क्या था? प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का जो सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डी हवा में क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले थे। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने होते थे। तो भारत में देखिए कि जो अधिकांश औजार थे किस युग? पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में प्रापाषाणकालीन औजार की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1813 ईस्वी में फर्स्ट टाइम प्रापाषाणकालीन औजार की खोज किए थे। तो पल्लवरम नामक स्थान पर भारतीय प्रापाषाणकालीन कलाकृति खोज हुई थी। तो भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1867 में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोत्करण की खोज निकाले। तब भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। तो भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आज तक कहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग फोर्थ टॉपिक में मिलेंगे, फोर्थ पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको फिर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त। चलिए।